नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति ठाकुर और सीधा रुख करेंगे इस बड़ी खबर का। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज होगा। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में आर्बिट्ररी रेफरेंस पेश किए जाएंगे। तो बजट सत्र की शुरुआत, विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इसे लेकर बैठक भी की गई थी, जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे थे, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे और बजट सत्र की अवधि को लेकर भी चर्चा की गई थी। अब बजट सत्र की तमाम तैयारियां पूरी होने के बाद आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि हरियाणा में जारी रेलवे प्रोजेक्ट्स और उनके विस्तार को लेकर रेल मंत्री से चर्चा की गई और कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी सकारात्मक बातचीत की गई है। वहीं करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पैदल ही बाजार में निकले और इस दौरान उन्होंने दुकानदारों का हालचाल जाना। यहां तक कि सीएम ने सराफा बाजार स्थित किशोर नागपाल की दुकान पर जूस का लुत्फ भी उठाया। जूस पीने के दौरान सीएम ने व्यापारियों से चर्चा की। व्यापारियों ने सीएम को बताया कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री का जैसा नाम है वैसा ही उनका काम भी देखने को मिला है। सीएम लोगों से अपने परिवार के सदस्यों की तरह मिलते हैं और उनकी सुख दुख की खबर भी लेते हैं। व्यापारी ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब सीएम बाजार में इस तरह आए हों। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाजार में आए हैं और व्यापारियों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों से आपसी भाईचारे को मजबूत करने और समाज के लिए काम करने का भी आह्वान किया। दरअसल मुख्यमंत्री सराफा बाजार स्थित पुराने शिव मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। इस दौरान सीएम ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। और हरियाणा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए करनाल जोन के 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस और 1 थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को विभिन्न अवधि के तहत निलंबित करने का फैसला लिया गया है और 1 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस और 1 थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिए गए। पलवल से यह खबर, जहां के हथीन के एबीटी स्टाफ की पुलिस ने एक इनामी बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी के खिलाफ देश के 5 राज्यों में लूट, डकैती, गौकशी, जानलेवा हमला, एटीएम काटने और गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 30 संगीन मामले दर्ज हैं। एबीटी स्टाफ के प्रभारी सत्यावान ने बताया कि उनकी टीम हथीन के खाईका मोड़ पर गश्त पर मौजूद थी। इसी दौरान उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि आरोपी, जो कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल से काफी मामलों में वांछित चल रहा है। आरोपी ने बताया कि उसने देश के 5 राज्यों में के मामलों में वो वांछित है। को सूचना मिली थी कि गांव खाइका के पास 5 राज्यों का वांछित अपराधी व इनामी अपराधी खाइका गांव के पास खड़ा है, जिस पर इसने उसको काबू करने के दौरान इससे 1 पिस्तौल देसी 315 बोर लोड मिले हैं। जो 5 राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल की लगभग 30 वारदात मानी गई है। और जींद में बैंक का स्ट्रांग रूम तोड़ने आए एक चोर की अजब गजब कहानी देखने को मिली है, जहां चोर बैंक का स्ट्रांग रूम तोड़ने में नाकाम रहा। स्ट्रांग रूम के बाहर पेन से एक मैसेज लिखकर गया कि मैं दोबारा आऊंगा, ये मेरा वादा है। घटना जींद के पीएनबी बैंक जुलाना ब्रांच की है। चोरी की ये कोशिश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें चोर बैंक में घुसता दिखाई दे रहा है। थाना प्रभारी सिमरजीत ने बताया कि पीएनबी बैंक से हमारे को सूचना मिली थी, उसमें चोरी की जाने की कोशिश की गई है।
छुट्टी के 2 दिन के बाद जैसे मैं सुबह के टाइम पे फ़ोन आया मेरे पास मेरे पीटीएस का कि बैंक के अंदर थोड़ी हलचल हो रखी है, तो आप एक बार आके सूचनाबद्ध करो बड़े अधिकारियों को और पुलिस को। तो उसके अनुरूप मैंने पुलिस को भी टाइम से सूचना दे दी और मेरे जो बड़े अधिकारी हैं उनको मैंने इसकी सूचना दी। क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की गई है चोरों द्वारा। दीवार तोड़ के? दीवार तोड़ के। उसकी जो पीछे की दीवार है, जो एक उसमें गोदाम की दीवार लगती है, वहाँ से उसके साथ छेड़खानी की गई है। तो अभी तक कोई भी सामान चोरी होना तो नहीं बताया, लेकिन जो कोशिश की है उसके संबंध में हमारे को दरख्वास्त मिली है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और यूक्रेन हंगरी में एमबीबीएस कर रही पानीपत की छात्रा अपने घर लौट आई है। तहसील कैंप निवासी निशा वर्मा यूक्रेन से हंगरी के रास्ते भारत लौट आई। यूक्रेन में भारतीय छात्राओं के लिए इंडियन फ्लैग सुरक्षा कवच बन रहा है, जिसके चलते वो वतन लौटकर परिजनों से मिल रहे हैं। निशा के माता पिता काफी खुश नजर आ रहे थे। खुद निशा वर्मा भी अपने माता पिता से गले मिलकर खुश नजर आ रही थी, क्योंकि निशा सुरक्षित अपने घर पहुंच गई थी। घर पहुंचकर निशा ने बताया कि यूक्रेन से फ्लाइट बंद हो चुकी थी, तो भारतीय एम्बेसी ने मदद की। छात्रा ने बताया कि वही सभी भारतीय डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न यूक्रेन में सुरक्षित थे। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो है यहाँ इंडिया में, वो लोग डरे हुए हैं। वहाँ के जो सिविलियंस हैं, वहाँ के जो लोकलिस्ट हैं, वो तक भी डरे हुए हैं कि उनके साथ अगले पल क्या हो जाए उन्हें खुद भी नहीं पता। स्टूडेंट्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाला जाए, क्योंकि हर एक लाइफ इम्पोर्टेंट है, चाहे उसमें इंडियंस है चाहे उसमें कोई भी है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। सर बच्ची आई है, थोड़ा संतुष्टि है, लेकिन पूरी संतुष्टि उस समय होगी जब हमारे जो सारे बच्चे हैं, जितने भी इंडिया के बच्चे हैं, वो सारे जब आएंगे तब पूरी तरह से मैं खुश होऊंगा, संतुष्ट होऊंगा। और यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी का अंकुर शर्मा और विश्वकर्मा मोहल्ले का चिराग यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर लौट आया है। दोनों की घर वापसी से घरों में खुशी का माहौल है। अंकुर शर्मा ने बताया कि विकट परिस्थितियों से पहले एम्बेसी ने बच्चों को आगाह किया था, लेकिन वहां की यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन माध्यम जारी नहीं किया, जिस वजह से वो असमंजस में थे और उस वक्त युद्ध की स्थिति भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब गंभीर परिस्थितियां पैदा होने लगी तो वो बॉर्डर का रुख करने लगे। इस दौरान वो एम्बेसी के भी संपर्क में रहे। जब बॉर्डर पर पहुंचे तो वॉलंटियर्स के रूप में हंगरी और रोमानिया के लोगों ने भी उनकी मदद की। तो वहीं उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। हमने जब यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने जो बच्चे थे, उन्होंने जब एम्बेसीज में या सरकार के मतलब जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं, उनको फ़ोन वगैरह किया, उनको मतलब कि बात करने की कोशिश की, उनको बताया गया यहाँ की सिचुएशन कि यहाँ ये सब हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन करा दीजिए, हम साथ के साथ निकल जाएंगे या जो भी है वहाँ पर। तो एम्बेसीज बोलते कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपसे जब तक हम तो आप सेफ़ हैं और जिसको जाना है वो जा सकता है खुद की उस पर, और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, जो चला जाएगा। कि आपको यूक्रेन छोड़ना अनिवार्य है, आप यहाँ से निकलिए जल्दी। और जैसा कि अगर हम निकलने की कोशिश करते तो उस टाइम फ़्लाइट्स भी बहुत कम थी और फ्लाइट्स के फेयर्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ अकेला मैं ही हूँ वहाँ पे या कुछ बच्चे हैं, वहाँ पे 20,000 इंडियन बच्चे हैं। सो सिर्फ बच्चे ही नहीं है, 20,000 से ज़्यादा भी हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना वीज़ा के भी वहाँ रहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई है। और भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है। और इसी मुहिम के चलते यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही वंशिका पंडित भी फरीदाबाद अपने घर लौटी, तो मां बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इससे पहले छात्र छात्राओं को भारत लेकर लौटे विमान की अफगानी करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। फिलहाल परिवार मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद करता हुआ नजर आया, लेकिन कर्नाटक के एक छात्र की मौत का दुख है। मैं कल ही 4:30 राउंड में अराइव हुई थी यहाँ पर, एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना सेफ फील कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सर को, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, वो हमें इतनी प्रॉपरली, इतनी सेफली यूक्रेन से वापस लेकर के आए। जब हमें बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक में थे, पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और तुम्हें बड़े शांतिपूर्वक तुमको निकाल के लाएंगे, ये हमें मोदी जी पर विश्वास है कि, और वही हुआ। कोई भी काम ऐसा नहीं जो मोदी जी नहीं कर सकते, और आज पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है। अगर कोई शांति की कोई बात होती है तो मोदी जी कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया का कोई भी
हल है वो मोदी जी निकाल सकते हैं, किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट के बस की बात नहीं है। यूक्रेन पर रूस के लगातार बढ़ते हमले के बीच भारतीयों का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो नहीं लौट पाए हैं उनके परिजन परेशान हैं। बल्लभगढ़ की मानसी मंगला के परिजनों से मिलने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने पोलैंड में मानसी मंगला से फोन पर बात की। दरअसल मानसी मंगला इंडियन एम्बेसी पहुंच गई। मानसी मंगला ने एसडीएम त्रिलोक चंद से बातचीत के दौरान बताया कि पोलैंड पुलिस ने इंडियन एम्बेसी में भेजा। परिजनों ने संतुष्टि जताई है और अब जल्द वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। परिजनों ने सरकार और प्रशासन के प्रयासों पर संतोष जाहिर किया है। बल्लभगढ़ की मानसी मंगला जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी, 4था साल उनका है, और पता चला कि भी वो वहाँ पे पोलैंड में कस्टडी में ले ली गई है और 2-3 दिन से भूखी प्यासी थी और वो उसको समस्या रही हैं। तो जैसे ही हमें पता चला है तो हम इनके घर पे आए हैं, तो इन्होंने हमें बताया है। और मेरी भी खुद अभी मानसी मंगला से बात हुई है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी हाँ, वो वहाँ से हेडक्वार्टर से छोड़ दी गई है, फ्री कर दी गई है, और अब उसको उसके साथ ही परिजन अपने साथ अपने रूम पर लेके जा रहे हैं, एमएससी लेके जा रहे हैं। और यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई तान्या सिंह भी अब सोनीपत लौट चुकी हैं। सोनीपत में परिजनों में अब खुशी का माहौल है। तान्या ने खुद बताया है कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन से लौटने के दौरान अच्छी व्यवस्था की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तब वो काफी डरी हुई थी। छात्रा को बंकर में भेजा गया और अब घर आकर वो काफी खुश नजर आ रही हैं। आगामी वर्ष में हॉकी इंडिया 8 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा और हॉकी इंडिया के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश में आगामी वर्ष हॉकी के 8 विभिन्न टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं के बारे में राष्ट्रीय हॉकी इंडिया को सूचित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के स्कूलों में खाली डीपीई के पदों पर हॉकी कोचों की भी नियुक्ति की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के मीटर लगाने के लिए अनाथपत्ति प्रमाण पत्र न लेने की सरकार की घोषणा की जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में हॉकी को सुदृढ़ किया जाए, विस्तृत रूप से उसकी आज हमने चर्चा की है। जहाँ जहाँ ग्राउंड अवेलेबल है स्कूलों में, उन स्कूलों में हॉकी जो स्टूडेंट्स खेलना चाहते हो उस तरह का वहाँ पर डीपी की नियुक्ति की जाए, ताकि वहाँ से हमारी प्रतिभाएं हॉकी खेल कर आगे निकलें, हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करें। और चंबा से चुरहा चांजू नाले के पास पहाड़ी का ज्यादातर हिस्सा भूस्खलन के चलते बाधित हो गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश करके इसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी दरकने और भारी मात्रा में हो रहे भूस्खलन से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। हालांकि लोक निर्माण विभाग इस बंद पड़े रास्ते को खोलने का भरसक प्रयास कर रहा है। और बात करें मनाली की, तो यहाँ पर लगातार मौसम खराब चल रहा है। बीते दिन भर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी रहा। बर्फबारी के बाद तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में जहां गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन पहाड़ों पर जो है वो ठंड का सिलसिला अभी भी जारी है। मनाली की खूबसूरत तस्वीर इस वक्त की दिखा देते हैं। हालांकि आज जो है वो सुबह के समय से ही लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी रहा और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि किस कदर जो है वो पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर जो है वो अभी भी यहाँ पर बिछी हुई है और कहीं ना कहीं यही नज़ारा जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक यहाँ के पहाड़ों का दिखाई दे रहा है। और बर्फबारी जो है वो लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है। हालांकि मौसम जो है वो अब बदल चुका है, मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है वो मौसम खुलने के बाद कुछ इस कदर मनाली में दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के बाद जो है वो तापमान में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट दर्ज की गई है। आज हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान ऊना में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो इस वक्त सबसे ठंडा लाहौल स्पीति का केलोंग -8 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है वो वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। और मनाली की अगर बात करें तो मनाली में मैक्सिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक जो है वो मौसम का सिलसिला इस हफ्ते कुछ इसी कदर से जो है वो रहने वाला है। तो यानी ठंड अभी लोगों को और परेशान करेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।